नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ एक एम्बेसडर केसी सिंह हैं। आप ईरान में और यूएई में भारत के राजदूत रह चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। बहुत मेहरबानी। नमस्कार आपको और दर्शकों को। इसके अलावा हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट पत्रकार जुड़ेंगे, आकार पटेल, थोड़ी देर बाद। तो आकार जब आएंगे तो हम आपसे फिर से उनका एक बार इंट्रोडक्शन कराएंगे। और साथ में हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के दो साथी, हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद और सह संपादक शार्दुल कात्यायन, दोनों लोग हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। नमस्ते। नमस्ते। मेघनाद ने हफ्ता में एक बार पिछले हफ्ते गैप मारा है, तो इस बार उसको डबल काम करना पड़ेगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें इस पूरे हफ्ते में रही, उसमें सबसे बड़ा जो रहा वो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भारत के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उसमें बहुत तल्खी आई है, एक तरह की गिरावट आई है। और उसकी वजह रही भाजपा के प्रवक्ताओं के कुछ बयान ऐसे आए हैं जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर बहुत ही अपमानजनक माने जा रहे हैं। उसको लेकर देश में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, अब एफआईआर भी दर्ज हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है, 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। हम नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे डेवलपमेंट इस फ्रंट पर हुए हैं। तो चूँकि हमारे साथ एम्बेसडर केसी सिंह हैं, आपने इन दो बड़े जो देश हैं इस्लामिक ब्लॉक में, ईरान में भी काम किया है और यूएई में भी काम किया है। तो ये जो स्थिति है आज हम जहाँ पर खड़े हैं, ये मतलब हमको लग रहा था कि ये होना ही है। जिस तरह से रिलीजन को अपनी पॉलिटिक्स में बार बार शामिल करना और फिर उसके जरिए पॉलिटिकल या इलेक्टोरल गेन हासिल करने की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कोशिश की जा रही थी, क्या ये होना था? अगर आपके नज़रिए से देखें, एक डिप्लोमेट के नज़रिए से देखें, तो ये थोड़ा देर से हुआ, ये बहुत पहले भी इस तरह का कोई डिजास्टर हो सकता था? ये बात आपकी सही है। मैं लिखता भी आया हूं इस पे कि एक देश की अंदरूनी राजनीति और उसकी डिप्लोमेसी ये अलग अलग डब्बे में नहीं हो सकती। ये दो डब्बे नहीं है, दोनों जुड़े होते हैं। क्योंकि जो आप यहाँ पे करेंगे और आज की दुनिया में जहाँ पे सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, जो चीज आप अभी कहते हैं वो मिनटों सेकंडों में पूरी दुनिया में घूम जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए ये सोचना कि हम यहाँ जो मर्जी करते रहें, अगर उन देशों के नेताओं के साथ हमारे रिश्ते ठीक हैं, उनको हम खुश रखें, जफ्फियां डालते रहें, तो वो परवाह नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे जो मुसलमान वर्ग के लोग या किसी माइनॉरिटी के लोग हैं या किसी भी वर्ग के लोग हैं, तो वो कहेंगे आपका अंदरूनी मामला है, हमने इससे कुछ लेना देना नहीं। तो ये काफी समय से चल रहा था। जहां तक तो बीजेपी के बड़े नेताओं की बात आती है, वो बड़े तरीके से ये बात करते थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉग विसल। आप सीधी बात ना करें, आप टेढ़ी तरीके से बात करें, इशारों से बात करें, समझने वाला समझ आता है आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो राजनीति के अंदर आप धर्म को लेके आते हैं, उसको इस तरीके से लेके आए, ये ना लगे कि आप सिर्फ एक धर्म को अपना निशाना बना रहे हो। तो चाहे तो वो आप अपनी हिस्ट्री ले लें, पुराना आप मुगल से शुरू कर लें, मुगलों को बना लें उसका अपना निशाना, और उनके रास्ते फिर आप चीज को बढ़ाते जाएं। लेकिन जो यहाँ रहने वाला आदमी है उसको पता है आप क्या इशारा है आपका, आप किस दिशा में दिखा रहे हैं। या बीफ पे बात हो जाए, गाय के मीट की बात हुई, शुरू तो वहां से हुई थी, लोगों को पीटना शुरू कर दिया, ये गाय का मीट लेके जा रहे हो, और वो पहले पता ही नहीं चला गाय का है या भैंस का है, उससे पहले ही उसको टांग दो पेड़ से रस्सी के साथ। तो ये तरीके तो कब के चल रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की पहली सरकार बनी है 2014 में, तो उसी समय ये शुरू हो गया था। लेकिन 2019 के बाद ये कुछ और बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन मेरे ख्याल जो इनका उसमें 2-3 शायद इन्होंने निर्णय जो लिया वो 2-3 थे। एक तो कि इस्लामिक देश जो थे वो आपस में बटे हुए थे,
पहले तो हम शिया सुन्नी कहते थे, हालांकि अभी 2-3 दिन की बात है, एक पिक्चर बन रही है फातिमा पे। फातिमा जो प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी थी, उस पे एक पिक्चर बन रही है जिनकी शादी अली से हुई। अली इनके चौथे कैलिफ थे, खलीफा थे इनके, लेकिन शिया के पहले खलीफा हैं क्योंकि उनकी शादी, वो दामाद थे प्रॉफिट मोहम्मद के, उनके बेटे हसन हुसैन जिनकी मौत हुई, जहां से सारी बात चलती है शिया सुन्नी का आपस में तरेड़ वहां से खुलती है, बंटवारा हुआ। तो हाँ। वो पिक्चर पे फातिमा 2-3 दिन पहले की बात है, शिया सुन्नी मुसलमानों के बीच में बहुत ज्यादा तनाव है इस चीज पे। सुन्नी कहते हैं ये पिक्चर नहीं बननी चाहिए, शिया कहते हैं बननी चाहिए, कि उसमें वो दिखाएंगे कि उस पर क्या अत्याचार हुआ जो प्रॉफिट की बेटी थी और जहां से शिया सा। तो इसलिए ये तरेड़ें तो देशों के अंदर थी, इस्लाम के अंदर थी, ये पुरानी तरेड़ें थी। और हिंदुस्तान में आजादी के बाद मेरे को पता है पहले 40-50 साल यूपी में या कई आंध्र प्रदेश में जहां पे शिया तबका के लोग ज्यादा हैं, वहां जब भी वो अपना जुलूस निकालते थे मुहर्रम का, तो जहां भी वो सुन्नी मस्जिद के पास जाता वहां झड़प हो जाती, झगड़ा होता। बिल्कुल। तो इसलिए ये झगड़ा उस टाइम हिंदू मुस्लिम का नहीं होता था, ज्यादा शिया सुन्नी का होता था। तो इसलिए ये तरीक़ें तो हिंदुस्तान में थी, लेकिन किसी भी सरकार ने धर्म को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया कि उसको इस्तेमाल करके आप अपनी वोटें इकट्ठी करें और एक धर्म के लोग आपके साथ जुड़ें और दूसरे धर्म को आप निशाना बनाओ। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि 1984 में पंजाब में एक ये भी सोच है कि इंदिरा गांधी भी ऐसे सिखों के साथ कर रही थी, तो इसीलिए पंजाब का कोई उस टाइम सुझाव नहीं निकला। कई बार बहुत करीब आ गए, झगड़ा क्या था, चंडीगढ़ चाहिए था, पानी पे कमीशन था, उन्होंने नहीं चंडीगढ़ तब देंगे, आप ये इनको दीजिए वो दीजिए। कौन सा और हिंदुस्तान का बड़ी स्टेट है जिसका बंटवारा हुआ हो, जिसके बाद ये कहा गया हो कि नहीं आप इसको, आप देखिए हैदराबाद आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हुए, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया कि हैदराबाद तेलंगाना को क्यों जा रहा है, लेकिन यहां पे ये मुद्दा बना लिया चंडीगढ़ का। तो इसलिए ये पहले भी हुआ है, लेकिन अब तो इसको बहुत ज्यादा बढ़ाई। तो इसलिए ये हैरानी की बात नहीं थी कि ये कभी ना कभी लक्ष्मण रेखा इन्होंने पार कर लेनी है, जहां पे ये मुद्दा फिर सीधा उम्मा में, जो इस्लाम को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं 2 करोड़ के आसपास, कि उनमें पहुंच जाएगा। ये उनमें फिर बड़ा मुश्किल होगा इसको रोकना, क्योंकि हमने पहले देखा था सलमान रश्दी की किताब 1979 में पत्थर में जब आई है, तो उस समय भी यही कुछ हुआ था, क्योंकि ब्रिटानिया ने कहा कि हम इसको बैन नहीं करेंगे, ये किताब तो चलेगी जी। अमेरिका की एम्बेसी को एक बहुत बड़े लोग इकट्ठे हुए इस्लामाबाद में, उन्होंने हमला बोल दिया अमेरिका की एम्बेसी में, क्योंकि ये तो रश्दी की बात हुई। लेकिन उसके बाद कोई नवंबर में उसी साल मक्का मस्जिद में एक मादी के लोगों ने कब्जा कर लिया सऊदी अरेबिया में। अच्छा। तो अफवाह ये फैल गई कि अमेरिका की फौजों ने बॉम्ब कर दिया मक्का मस्जिद को, हालांकि वहां अमेरिका गए ही नहीं थे, वहां पे तो फ्रांस से उन्होंने मदद मांगी सऊदी अरेबिया ने, और उनके पैराट्रूपर्स ने आके उसको लिबरेट किया। लेकिन वो ऐसी बात फैली, और जियाउल हक डिक्टेटर थे, ये नहीं था कि पाकिस्तान में कोई कमजोर प्रधानमंत्री था, वो अपने रुके रहे, देखे रहे, लेकिन इतना बड़ा मॉब, पूरी एम्बेसी उनकी अटैक करके अंदर घुस गए और कुछ मौतें भी हुई, लेकिन वो अपने सेफ रूम में बड़ी मुश्किल से स्टाफ बचा। तो इसलिए ये बात कि अगर आप प्रॉफिट की या कुछ ऐसी लक्ष्मण रेखा हर एक धर्म में है, अकेली हम ये नहीं कहते इस्लाम में नहीं है, हर एक धर्म में कुछ लक्ष्मण रेखा होती हैं, उसको अगर आप पार करेंगे तो फिर उसको मानने वाले लोग कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, और इस्लाम क्योंकि इतने देशों में है तो उसका असर फिर वहां जा सकता है। ये मेरे ख्याल ये सोचा नहीं था। एक छोटा सा इंटरप्शन करना चाहूंगा सर, मैं थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए कॉन्टेक्स्ट भी देना चाहता था कि क्योंकि कुछ लोगों ने पता भी नहीं होगा एग्जैक्टली क्या हुआ है वहाँ पे। तो ये जो कंट्रोवर्सी जो उमड़ी है अभी, वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी अलग है।
यूजुअली आप देखते हो कि ये सब स्पोक्सपर्सन जाते हैं टीवी पे, यहाँ पर मतलब इंस्टिगेट करने के ही मोटिवेशन से जाते हैं, और उनके एक सेट पैनलिस्ट है हिंदूज के लिए और सेट पैनलिस्ट है मुसलमान के लिए, और बीजेपी के प्रवक्ता भी है वहाँ पे, और पार्टी की लाइन तो देते ही है, लेकिन उनको भी इंस्टिगेट करने का ही काम दिया गया है। नुपुर शर्मा एक मतलब जानी मानी इंस्टिगेटर थी, काफ़ी बार टीवी पे जाके वो ऐसे वैसे बयान देती रही है। इस बार हुआ क्या कि कुछ 26 तारीख को ये बयान आया और 5 तारीख को उसको निकाला। बीच में 10 दिन में कानपुर में राइट्स हुए। कानपुर में भारत का जो मुसलमान है वो भी बहुत गुस्सा हो गया था वो बयान से, बहुत उस पर रिएक्शंस दे रहे थे, लोग बोल रहे थे कि एक्शन लीजिए इस पर, लेकिन भारत सरकार ने सुना नहीं, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसको जाने दिया। लेकिन जब ये कुछ 14 इस्लामिक देश, 15 इस्लामिक देश, यहाँ से जब बयान आना शुरू हुआ जहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू हुआ, तब और हमारे अनवॉइस को समन करना शुरू हुआ, तब वहाँ पर जाके भारत सरकार को ये एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि नुपुर शर्मा एक फ्रिंज एलिमेंट है, जो भी हमने सस्पेंड कर दिया। तो ये अलग कैसे हो गया कि हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कंट्रीज़ है, 15 कंट्रीज़ जहाँ पर ये सब एक्शन ली गई है, वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लास्फेमी लॉज है। ब्लास्फेमी मतलब अगर आप भगवान को इंसल्ट करते हो, मतलब प्रॉफिट को इंसल्ट करते हो, तो आपको आई थिंक सर क्लैरिफाई कर पाएंगे, यूएई में जेल होगा, लेकिन ईरान जैसे देश में डेथ पेनल्टी भी है। तो ऐसे देशों की रिएक्शन जो है वो नेचुरल थी, क्योंकि वहां पर अगर आप प्रॉफिट के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो ऐसा ही रिएक्शन होगा। ठीक बात। तो उसका जो स्पिल ओवर हुआ है उसके हिसाब से भारत सरकार ने ये कदम उठाया। और हम बात भी करेंगे आगे, आई थिंक सर भी बात करेंगे कि ये देश हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली कैसे कितने इम्पोर्टेंट है। मिस्टर सिंह, मुझे एक चीज़ आपसे और समझना है कि रिलीजन का मसला आया, ये बड़ा एक स्नोबॉल हो गया, तो पूरे दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज़ ने विरोध किया और भारत सरकार ने उस पर एक पीछे कदम खींचा, जिस तरह से स्टेटमेंट जारी किया, जिस तरह से लोगों को निकाला गया। ये पर हम ये एक चीज़ देख रहे हैं, और आपने भी शुरुआत में उसका जिक्र किया कि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को, जैसे चाहे वो गौरक्षा के नाम पे या फिर धर्म संसद के नाम, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से हेट को लगातार प्रोपगेट किया जा रहा है। इसके बावजूद जो डेमोक्रेटिक ब्लॉक है पूरे दुनिया में, जो बड़े बड़े वो देश है जो डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनका कोई जोर अब तक नहीं काम उस तरह से करता दिखा, या उसने कोई प्रेशर सरकार के ऊपर नहीं क्रिएट कर पाई वो, जिस तरह का प्रेशर हम इस वाले मामले में देख रहे हैं। तो इसको आप कैसे समझा पाएंगे कि कोई डेमोक्रेटिक ब्लॉक इस तरह का एज सच नहीं है जिसका कोई प्रेशर काम कर पाए? वहाँ पर केवल ट्रेड या दूसरी चीज़ें काम करती हैं, रिलीजन पे आती है जब बात, तब जाकर एक्चुअल एक्शंस होते हैं। देखिए, दो तरीके से इसको लें। पहले तो ये इस्लामिक कंट्री की बात कर लें कि ये बात इस बार सऊदी अरबिया से अरब से नहीं शुरू हुई और ईरान से नहीं शुरू हुई, ये शुरू हुई है कतर से। हाँ। क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति वहां पे गए हुए थे। देखिए, कतर का क्या है कि वहां जो थ्रेडें पड़ी हैं जीसीसी के अंदर, जब ट्रंप के टाइम से शुरू हुआ है, वो इन्होंने सऊदी अरेबिया और अमीरात कतर के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा ये अल जजीरा का इस्तेमाल करते हैं, ये मुस्लिम ब्रदरहुड को मदद करते हैं। तो ये जो मदद सऊदी अरेबिया जिन तबकों को मदद कर रहा था सीरिया में या लिबिया में, कतर उनसे अलग को कर रही थी। और सबसे ज्यादा खतरा जो अमीरात और सऊदी अरेबिया महसूस करते हैं वो है मुस्लिम ब्रदरहुड से, जो इजिप्ट में तो अब बैन कर दिया, दोबारा से फौजी राज हो गया, लेकिन उन्होंने एक समय अरब स्प्रिंग के बाद उन्होंने अपनी सरकार भी बना ली थी। तो झगड़ा इस बात पे हुआ कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड की सपोर्ट करते हैं, इनको आइसोलेट करो। तो उनका जो झुकाव था वो काफी ईरान के साथ, ईरान और टर्की एक तरह से एक साइड हो गए, और ये इमरात और सऊदी अरेबिया दूसरे साइड थे। सो ये झगड़ा शुरू हुआ है कतर से। अब इसी कतर ने ये इस तरीके से उठा के, जब उपराष्ट्रपति वहां थे उस समय हमारे एम्बेसडर को बुला के उसको प्रोटेस्ट नोट देना, ये तो बिल्कुल ही कभी सोचा नहीं कि कोई देश ऐसे करेगा। आप आमतौर पे इंतजार करते हैं कि कोई ऐसे लेवल का विजिटर आपके देश में आया है तो उसके होते होते आप ऐसा काम नहीं करेंगे, आप उससे बात कर लेंगे, जब वो चले जाएंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे। उनके बैठे वहां आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर एक लंच भी कैंसिल कर दिया।
तो उन्होंने, क्योंकि कतर ने कर दिया, क्योंकि वो अपनी एक्सट्रीम राइट विंग जो इस्लाम के अंदर है उनके साथ अपनी खेल खेल रहे थे, तो उसमें सऊदी अरेबिया, इमरात, ये सारे आइसोलेट हो गए। इन्होंने कहा ये तो आगे निकल गया, तो उससे फिर सारों को बोलना पड़ा। इसी इनकी सऊदी अरेबिया और इमरात की स्टेटमेंट उतनी सख्त नहीं आई, और ईरान के तो कल विदेश मंत्री यहाँ आए हुए थे, तो इस करके उनको सबको बोलना पड़ा। फिर तो इंडोनेशिया और टर्की, फिर कोई भी पीछे नहीं रह सकता। लेकिन शुरुआत कतर ने की, ये था। अब दूसरी बात आपने उठाई कि जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज हैं जी, वो बात तो करती है ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, लेकिन हिंदुस्तान पे इतना उन्होंने दबाव नहीं डाला। क्योंकि इसमें थोड़ा जो सेटबैक हुआ, सबसे बड़ा सेटबैक, वो था ट्रंप के 4 साल। ट्रंप के आने पे जो अमेरिका, हालांकि ये ठीक है कि अमेरिका कहता था लोकतंत्र, लेकिन बहुत से उसके कोल्ड वॉर के अंदर दोस्त, मित्र, एलाई लोकतंत्र से जुड़े हुए नहीं थे। अरब वर्ल्ड में तो जुड़े ही नहीं थे हुए, सारे डिक्टेटर थे या रूलिंग फैमिलीज थी ये गल्फ के अंदर, लेकिन वो लोकतंत्र की बात करते थे। लेकिन ट्रंप के आने के बाद तो बात ही करनी बंद कर दी। उसका कोई लेना देना ही नहीं था लोकतंत्र के साथ। वो तो उसने खुद, देखो अमेरिका में आज जो उनकी कांग्रेस की इंक्वायरी चल रही है, वो तो खुद लोकतंत्र को खत्म करने जा रहा था अमेरिका में। जो एक इलेक्शन का नतीजा आ रहा है, देखिए दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, उसके अंदर का जो राष्ट्रपति हो वो कहे मैं मानता ही नहीं, जब मैं इलेक्शन हारा हूं मैं तो हारा ही नहीं, और वो कहे कि ये तो जीते ही नहीं है, और अभी तक कही जा रहा है नहीं जीते। तो इसलिए जो देश सबसे आगे था लोकतांत्रिक विचारधारा आगे बढ़ाने को, वो खुद को धक्का लगा तब। उससे धक्का लगा। अब जब बाइडेन साहब आए, तो बाइडेन साहब ने आने से पहले कहा था मैं एक ग्लोबल डेमोक्रेसीज की मीटिंग करूंगा, और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की आने के बाद, और अब इन पर्सन करने जा रहे हैं। तो अमेरिका का आपने देखा होगा स्टेट डिपार्टमेंट का अभी वो तो एनुअल रिपोर्ट आती है, जिसमें उन्होंने फ्रीडम ऑफ फेथ की बात, जिसमें कहीं हिंदुस्तान का नाम लिया और कहा कि हिंदुस्तान में ये खतरे में है, हिंदुस्तान को नहीं करना चाहिए। तो अब उनको क्या है कि हिंदुस्तान को ज्यादा भी धक्का नहीं लगाना चाहते, और लगा सकते भी नहीं, क्योंकि उनकी लड़ाई जो है इस टाइम रूस से चल रही है, इनडायरेक्टली यूक्रेन में, और फिर चीन के साथ झगड़ा है। तो वो चीन और रूस करके हिंदुस्तान को थोड़ी छूट मिल गई है, जो कि प्रेशर डालना था वो नहीं डल रहा। थोड़ा सा यहाँ पर हमारे साथ आकार पटेल जुड़े हैं। आकार, आपको जैसे हमने शुरुआत में बताया, एमनेस्टी इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं, इसके अलावा लेखक हैं, पत्रकार रहे हैं। स्वागत है आपका आकार चर्चा में। शार्दुल, आप बहुत देर से चुप हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक इसका जो पहलू है उस पर आपकी राय लें, और फिर मेघनाद और बाकी दोनों हमारे जो मेहमान हैं इनसे भी राय लेंगे। ज़्यादा नहीं, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, और क्वाड समिट में प्रधानमंत्री गए थे, और वहाँ पर इसके अलावा एक और ब्लॉक बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें अमेरिका और 12-13 देशों का साझा था। उसमें साउथ ईस्ट एशिया के भी कंट्रीज़ थे, भारत भी था। वहाँ से एक फ़ोटो रिलीज़ की जाती है जिसमें आगे आगे प्रधानमंत्री चल रहे थे और बाकी जो राष्ट्राध्यक्ष थे 12-13 देशों के वो पीछे थे, और उसके ज़रिए भारत में एक पूरा परसेप्शन, एक बड़ा माहौल, मीडिया सर्कस खड़ा किया गया कि, और उसमें मैं इसलिए ये बात, अगर कोई ऑफिशियल वहाँ से नहीं आती तो ये बात नहीं मैं कहता आज, लेकिन तमाम भाजपा के नेताओं ने, तमाम पदाधिकारियों ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया, मीडिया के भी बड़े हिस्से ने उसको आगे बढ़ाया कि अब भारत नेतृत्व कर रहा है दुनिया का। इस तरह से चीज़ें फैलाई जाती हैं, मीडिया मैनेज किया जाता है, इमेज में का प्रबंधन, मैनेजमेंट किया जाता है, और उसके 15 दिन बाद ये एक इतना बड़ा सर्कस हो रहा है जिसमें कि हर तीसरे दिन, हर दिन अभी तक वो चल रहा है कि माफ़ी मांगने जैसी स्थिति है, बैकफुट पे पूरा देश नज़र आ रहा है, और वो इनके कारनामों से। तो ये जो रियलिटी और उसका अंतर है जो बार बार दिखाया जाता है, इसको कैसे देख पा रहे हैं? मैं बाद में अम्बेसडर सिंह से और आप सब लोगों से भी बात करूँगा। पहले मैं चाह रहा हूँ कि शार्दुल आप अपनी बात रखें कि ये जो एक हाइप क्रिएट किया जाता है लोगों के मन में, इसका क्या मतलब मकसद है? एक तो पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, और देखिए काफ़ी सारी बातें एम्बेसडर सिंह आपने और मेघनाथ ने करी। मेरी नज़र में ये इशू 3
तीन त्रिशूल जैसा है। 3 त्रिशूल या एक त्रिशूल? त्रिशूल के निशान तीन लिए हिस्से, हुए हैं, हाँ। त्रिशूल जैसा है। एक तो विदेश नीति है ना, विदेश नीति के साथ घरेलू राजनीति का संतुलन बनाना, उसके साथ साथ इन्हें अपने बेस को भी सपोर्ट करना है, तो वो चीज़। और जो आपने बात कही वो एंगल आता है कि जो मोदी जी की जो इमेज है कि विदेश में बड़ा नाम कर दिया, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो OIC में हो, चाहे इस्लामिक देशों के साथ हमारे संबंध हो, जो कई मामलों में बढ़े भी। लेकिन उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने ही सब कुछ किया, उसमें लगातार विदेश विभाग काम करता है। अच्छा, एक बात जब आप लोग कर रहे थे तो मैं कहना चाह रहा था कि विदेश नीति की ये बात, और अगर मैं गलत हूँ तो एम्बेसडर सिंह मुझे सही कर दें, इकलौता रूल ये है कि हर देश केवल अपने हितों के लिए ही काम करता है और वो सारे कदम उसी के हिसाब से उठाता है। जो देश इस समय विरोध कर रहे हैं उनकी भी अपनी हिपोक्रेसी है, लेकिन हमें वो नहीं देखना। अगर ये कदम जो इन्होंने भाजपा के प्रवक्ताओं पे अब उठाया, ये अगर पहले चेक कर लिया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। उसका कारण क्या है? अगर आप अपने लोगों की कंप्लेंट्स को इग्नोर करते रहेंगे, चाहे वो जनता की तरफ से हों, चाहे जनता का बात करने वाले जिन्हें कोट एंड कोट इंटेलेक्चुअल कहते हैं उनकी तरफ से हों, तो ये नौबत नहीं आती। अब इससे जुड़ा मेरा एक सवाल भी था एम्बेसडर सिंह से, पर जो आपने बात कही, ये इमेज मैनेजमेंट केवल इमेज मैनेजमेंट की तरह नहीं चल सकता। सब चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं चल सकती, क्योंकि जानकारी डेमोक्रेटाइज्ड है। वो कई बार हमें पसंद नहीं आती, कई बार हमें पसंद आती है, लेकिन अंततः उसमें केवल एक चीज़ बची रहेगी कि आप हर चीज़ को शील्ड नहीं कर पाएंगे। इस बात से अब कोई मना नहीं कर सकता। और भाजपा प्रवक्ता लगातार एक के बाद एक, उसमें मीडिया का हाथ भी है जिसको आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं किया गया। भाई, आप एक रंगमंच क्रिएट कर रहे हैं कॉलिसियम जैसा, और आप दो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, ये बहस भी, डिबेट और बहस भी नहीं कह सकते इसे, ये केवल तू में है। तो अगर आप ये क्रिएट करेंगे तो लोग बोलेंगे ज़रूर, और जब लोग बोलेंगे तो वो कई बार अच्छा भी नहीं लगता। जो मैंने हिपोक्रेसी की बात कही, उसके बाद मैं सवाल पूछ लूँगा। हिपोक्रेसी ये है कि यही सारे देश चीन को कुछ भी नहीं कह रहे, जहाँ उइगुर मुस्लिम इतने लंबे समय से कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में पड़े हैं। तो जो विदेश नीति की बात है वो यही रहेगी, क्योंकि उनका हित इस समय सध रहा है चुप रहने से, तो वो नहीं बोलेंगे। एक और, सॉरी, जस्ट छोटा सा इंटरप्शन, अगेन डिस्टिंक्शन है ना यहाँ पे, लोगों के बारे में वैसे कुछ बात नहीं करेंगे, भगवान के बारे में अगर कुछ हो गया तो फिर हाय हाय हाय। तो मेरा यही सवाल था उनसे कि कई विदेश नीति जानकारों का एम्बेसडर सिंह ये कहना था कि ये जो ऑब्जेक्शन है, जो आपत्ति वो जता रहे हैं, ये थियोलॉजिकल ज़्यादा है बजाय जनहित में, बजाय पीपल फ्रेंडली होने के। ये बात आपकी नज़र में कहाँ तक ठीक है? और आकार से भी एक बार पूछना था मुझे। आकार, वेलकम चर्चा में। मेरा आपसे एक स्पेसिफिक सवाल था। एक तो आप ये कंट्रोवर्सी कैसे देख रहे हैं, जो नुपुर शर्मा और नवीन को जो निकाला गया, और जो भी उन्होंने किया, और डिप्लोमेटिकली जो इसका रिएक्शन आया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, ये हमें समझना होगा कि भाजपा ने जो किया है 2014 के बाद, वो भाजपा खुद भी समझ नहीं पाई कि नुपुर जी का जो बयान आया 26 मई को, उसके 5 दिन बाद ट्वीट किया जिंदल साहब ने, और उसके 4 दिन बाद 10वें दिन पर रविवार के रोज जो है 3 कदम उठाए भाजपा ने। पहला तो एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये जो कहा गया है वो नहीं मानते हम। दूसरा, उन दोनों लोग, एक को सस्पेंड किया गया, एक को निकाला गया पार्टी से। उसके कुछ घंटों बाद नुपुर जी ने एक बयान दिया कि मैं अपना जो स्टेटमेंट है उसे मैं विड्रॉ करती हूँ। तो MEA को, PMO को, बीजेपी को ये पता नहीं था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनका दर्जा क्या है इन देशों में। भारत के मुसलमान रोते रहे, भाजपा ने कुछ किया नहीं, लेकिन ये साफ जाहिर था कि जो दबाव इन डिक्टेटरशिप्स, ये पूरे सब टिरनीज ही हैं, ये पूरी सारी गल्फ की, उन्होंने ये कदम उन्होंने उठाया क्यों? इसलिए कि उन पर दबाव था लोगों का, उनके लोगों का। कोई भी एब्सोल्यूट राजा नहीं होता कहीं पर। दूसरी बात ये कि 2014 का जो मैनिफेस्टो था, और ये बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, 2014 के मैनिफेस्टो में मोदी साहब ने ये कहा है कि भारत का जो औधा, जो एक
स्तर होना चाहिए विश्व में, वो उसे नहीं मिला है। और ये जो लफ्ज है विश्व गुरु, वो 2014 के मैनिफेस्टो से आता है। और उनके नीचे, इस एनडीए सरकार के नीचे, भारत की जो स्टेटस है वो जहां पर होना चाहिए वहां पर होगा। अब ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का एक अर्थ होता है, और वो ये है कि ग्रेट पावर वो होते हैं जो किसी और देश को कंपेल करे जो वो नहीं करना चाहते। मेरे पास ऐसे हथियार होने चाहिए, या तो वो इकोनॉमिक हो, या तो वो मिलिट्री हो, या तो वो कल्चरल हो, जो भी हो, कि आप जो नहीं करना चाहते वो मैं आप पर ठोकूं। ये हम पर हुआ है। भाजपा 10वें दिन पर द बीजेपी वॉज कंपेल्ड टू टेक एक्शन बाय द गल्फ स्टेट्स। ये सोचना होगा हमें कि किसी ने आके तुम्हारे दरवाजे को ठकठकाया और कहा कि घर में बदलाव लाओ, और हमने कबूल किया कि ये हम करेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि बीजेपी को सोचना चाहिए कि जिस रास्ते पर वो गई है, मैं नहीं मानता कि इस रास्ते पर कोई पीछे आ सकते हैं हम, क्योंकि जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है वो डेमोक्रेटाइज हो चुका है। आज आप हिजाब को बैन करेंगे कर्नाटक में, आपको पुलिस लानी नहीं पड़ेगी, लोग ही आएंगे, हिंदू लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, और जो मुस्लिम लड़कियां आए उनको तंग करेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कि नमाज जहां पे डेजिग्नेटेड एरियाज थी स्टेट की, दिल्ली में, वहां पर मॉब्स आके ये नमाज को बंद कर दिए। मैं नहीं मानता हूं कि इसमें कोई बदलाव आएगा, पर बीजेपी को एक बैलेंस रखना होगा अभी कि ये कहां तक ले जाए कि दूसरी दफा ऐसा ना हो कि हमको कोई बाहर का स्टेट कंपेल करे। बिल्कुल। हम यहाँ पर जो हमारा वीडियो का प्रसारण है इस हिस्से को रोकेंगे, और हमारा बाकी का पॉडकास्ट ऑडियो पर चलता रहेगा। तो आप हमारे इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए ऑडियो पर हमें ज्वाइन करें। बातचीत हमारी आगे जारी रहेगी।